हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारत के राज व्यवस्था पे। और कल जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था वो था रिलेटेड मनी बिल से, यानी कि धन विधेयक से संबंधित जो हमारा कल टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने कवर किया था आर्टिकल 109 एंड आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 110 को पूरी तरह से हमने कवर कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने जितने भी टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं वो सारे टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में समझाया है और उन सारे टॉपिक्स का प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक अगर आपका मिस हो गया हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक के आगे जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि मनी बिल के बाद जो आर्टिकल 111 यानी कि 111 जो आर्टिकल है वो बोलता है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो आज वही टॉपिक को करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें कहा गया है आर्टिकल 111 में। ठीक है, और पार्ट 5 तो है ही। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए होता क्या है वीटो पावर। वीटो, जिसको हिंदी में वीटो ही बोलते हैं, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है मना करना। ठीक है, वीटो मतलब क्या होता है? मना करना। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को लेके, किसी बिल को लेके मना कर देते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड 3 अलग अलग तरह के शक्तियां बताई गई हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो देखिए क्या है। जैसे एक बिल है, ठीक है, ये ड्राफ्ट है या फिर बिल इसको बोले। ये आया किस में? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा से पास होकर कहा जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद ये किसके पास जाएगा? उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो अभी तक तो हमने यहां तक पढ़ा था, जो भी बिल्स अभी तक हमने पढ़ा है वो इस प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अब यहां पे 3 केस जनरेट होता है। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद 3 अलग अलग तरह का केस जनरेट होता है। ठीक है, जिसमें पहला केस में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास बिल आया और वो बोल देंगे कि नहीं, हम इस पर साइन नहीं करेंगे, मतलब साइन करने के लिए वो डायरेक्ट मना कर दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा क्या होगा कि वो बिल को अपने पास रख लें, कुछ बताया नहीं। ठीक है, मतलब बिल उनके पास आया और वो अपने पास ही उस बिल को रख लिए, वो कुछ बोले ही नहीं। तो इस केस में क्या है कि संसद खुद समझ जाता है कि अब राष्ट्रपति कुछ करने वाले हैं नहीं, तो वो बात खत्म है। ठीक है, तो एक केस वो हो गया। और तीसरा केस क्या है कि उस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास बिल आया, पुनर्विचार के लिए लौटाया, फिर पारित होकर दोबारा इनके पास गया। ठीक है, ये भी केस जनरेट होता है। तो यही जो 3 केस जनरेट होता है, यही तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, यही 3 अलग अलग तरह की वीटो शक्तियां हैं, इसी के बारे में हमें आज चर्चा करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। जिसमें कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्तियां होती है। ठीक है, मतलब 3 तरीके से वो बिल को हैंडल करते हैं। मतलब पहला तो बताया मैंने, मना कर देते हैं। दूसरा है कि कुछ बोलते ही नहीं है, अपने पास रख लेते हैं। और तीसरा पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला कहता है अत्यंतकारी या निरपेक्ष या पूर्ण वीटो। तीनों एक ही है, या तो अत्यंतकारी बोले या फिर पूर्ण बोले या फिर निरपेक्ष बोले। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, जो दूसरा है वो है जेवी या पॉकेट वीटो। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी पॉकेट वीटो ही बोलते हैं, पॉकेट वीटो। ठीक है, और तीसरा है निलंबन वीटो। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसिव, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग तरह के वीटोज हैं जो राष्ट्रपति के पास है, मतलब वीटो पावर्स हैं जो कि राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहला, जो कि है अत्यंतकारी वीटो या फिर बोले तो एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, ये क्या होता है?
तो इसमें कहा गया है कि किसी से पारित होकर जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं, मतलब मैंने जो पहला केस अभी बताया था कि बिल जो है किसी सदन से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो के केस में क्या होता है कि वो मना कर देंगे, वो सीधे बोलेंगे कि हम साइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो केस किसका जनरेट होता है, वो होता है एब्सोल्यूट वीटो का केस जनरेट, ठीक है। क्लियर है ये। अगला पॉइंट है कि इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर देते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब तक वो बिल साइन नहीं होगा तब तक तो वो कानून बनेगा नहीं, तब तक वो एक्ट बनेगा नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि वो साइन किए ही नहीं, मतलब उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो बिल ही कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसका प्रयोग पहली बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इस जो एब्सोल्यूट वीटो है इसका जो यूज है, ठीक है, ये सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और कब किया था, 1954 में किया था, ठीक है। और वो कौन से बिल के लिए किया था, पेप्सू विनियोग विधेयक। कहने का मतलब है पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। अब आपके लिए ये नया टर्म होगा एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। अभी आप बस इसको समझिए, एप्रोप्रिएशन बिल मतलब नॉर्मल ही समझिए। जब ये कहा गया है आर्टिकल 114, ठीक है, तो ये बिल का चर्चा हम करेंगे आर्टिकल 114 जब पढ़ेंगे उस समय। अभी तक बस आप सिंपली समझिए पेप्सू बिल, ठीक है। पेप्सू क्या होता है, पेप्सू होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है। तो इसी पेप्सू बिल के लिए सबसे पहले 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। क्लियर है पॉइंट। तो ये हो गया पहली बार। दूसरी बार कब हुआ था ये यूज, दूसरी बार जो इसका यूज है वो किए थे आर वेंकट रमन ने किया था। कब, 1991 में, ठीक है। दूसरी बार इसका यूज हुआ था आर वेंकट रमन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1991 में। और ये किस चीज से रिलेटेड था, ये था रिलेटेड सांसद के वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित था ये बिल, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो का यूज दो बार किया गया है। क्लियर है पॉइंट। तो इसको आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी पे आते हैं। दूसरा वीटो, यानी जो दूसरा वीटो है उसको बोलते हैं क्या, जेवी या पॉकेट वीटो, इंग्लिश में पॉकेट वीटो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें किसी सदन से पारित होकर विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख लेते हैं या फिर बोले हस्ताक्षर नहीं करते हैं। मतलब जो दूसरा केस मैंने बताया था थोड़ी देर पहले जो जनरेट होता है कि बिल किसी भी सदन, लोकसभा बोले या राज्यसभा बोले, किसी भी सदन से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट उसको अपने पास रख लिए, उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं किए, दूसरे भाषा में कि उस पर वो साइन नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, तो ये किसका केस हो गया, तो फिर ये पॉकेट वीटो का केस जनरेट हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या है कि इस वीटो का प्रयोग एक ही बार हुआ है, मतलब इस जो पॉकेट वीटो है इसका यूज आज तक एक ही बार हुआ है। और ये कब हुआ है, ये हुआ है 1986 में। किया किसने था, ज्ञानी जैल सिंह। और किस विधेयक के लिए, तो ये हुआ था डाकघर संशोधन विधेयक के लिए, डाकघर संशोधन विधेयक, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब बात करें अगर यहां पे संशोधन विधेयक के बारे में, ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा। अब बात करते हैं संशोधन विधेयक की। तो संशोधक विधेयक के केस में यह होता है कि राष्ट्रपति इस बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं या फिर अस्वीकार नहीं कर सकते इसको, किसके तहत, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत,
मतलब इस संशोधन में क्या था कि ये कहा गया कि राष्ट्रपति संशोधन के बिल, यानी कि जो संशोधन विधेयक है उससे रिलेटेड जो बिल है उसको वापस नहीं भेज सकते, उसको अस्वीकृत नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो पॉकेट वीटो क्लियर है। इसके बाद आता है निलंबन वीटो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यह कहा गया है कि जिस सदन से पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, ठीक है, उसी सदन को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देते हैं। यदि वह सदन उसे पुनः पारित कर वापस राष्ट्रपति को भेज दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ता है, जो कि उनकी मजबूरी है। कहने का यह मतलब है कि किसी भी सदन से बिल पहुंचा राष्ट्रपति के पास, ठीक है, अब राष्ट्रपति उस बिल को पुनर्विचार के लिए उसी सदन को लौटा दिए जिससे पारित होकर उनके पास पहुंचा था, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जब दोबारा उनके पास पहुंचेगा तो उनको मजबूरी में वहां पे साइन करना पड़ेगा, उस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। एनी हाउ यही कहा गया किसमें, निलंबन वीटो में। इसमें एक कैच है, समझे, जिसमें नोट में मैंने ये लिखा है कि यूएसए में जब राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो के तहत विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं तो उस विधेयक को अधिक बहुमत से पारित करके उसको भेजा जाता है। मतलब सेम केस जनरेट होता है। इंडिया के केस में क्या है कि सस्पेंसिव वीटो है, वहां भी सेम होगा। यूएसए में राष्ट्रपति के पास आया किसी सदन से, फिर वो पुनर्विचार के लिए भेज दिए और फिर उनके पास जो आया पारित होकर वो अधिक बहुमत से पारित होकर आया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। लेकिन एक चीज इसमें याद रखिएगा कि क्वालिफाइड वीटो है वो सिर्फ यूएसए के लिए है, वो इंडिया के लिए नहीं है। क्वालिफाइड वीटो सिर्फ यूएसए के लिए है, इंडिया के लिए क्या है, सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है। इंडिया के लिए क्या है, सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। तो यहां तक था हमारा पूरा वीटो, मतलब 3 वीटो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, जो कि 3 वीटोज हैं, एब्सोल्यूट, पॉकेट और सस्पेंसिव, ठीक है। तो इसके बाद मतलब वीटो के बाद आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस पावर पे, ठीक है, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर इसके हिंदी का बात करें तो ये होता है कि राष्ट्रपति की या फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट करने का मतलब है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति, और राष्ट्रपति के अगर अध्यादेश की बात करें राष्ट्रपति का, तो ये किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 123, ठीक है। जो आर्टिकल 123 है वो राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस से बिलोंग करता है। अगर वही बात करते हैं आर्टिकल 213 का, आर्टिकल 213, तो ये रिलेट करता है ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर से, ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर से। मतलब 213 आर्टिकल में कहा गया है राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति के बारे में, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति के बारे में। ये क्या है कि जब संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा हो और कोई अनिवार्य कानून की जरूरत हो तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में अस्थायी कानून बनाते हैं जिसे अध्यादेश कहा जाता है। मतलब पार्लियामेंट में कोई सेशन नहीं चल रहा है, कोई सत्र संसद में नहीं चल रहा हो और ऐसा स्थिति कोई उत्पन्न हो जाए, ऐसा स्थिति जनरेट हो जाए जिसमें कानून बनाना एकदम जरूरी है, एकदम अनिवार्य है, तो उस केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकते हैं, जिसको अस्थायी कानून कहते हैं, ठीक है। वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अध्यादेश जारी जो होता है वो किसके सिफारिश पे होता है, वो होता है मंत्रिमंडल के सलाह बोले या फिर सिफारिश बोले उस पे, ठीक है। जो अध्यादेश जारी होता है कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे किया जाता है, ठीक है।
अगला पॉइंट है, जब लोकसभा भंग रहती है तब अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। मतलब जब लोकसभा भंग कर दिया गया है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर लोकसभा भंग है तो उस समय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह तभी जारी होता है जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो, मतलब पूरा वैकेशन चल रहा है, ठीक है, उस समय। ठीक है, अगला है कि अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा 6 सप्ताह में पारित करना होता है, नहीं तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। तो अगर अध्यादेश को 6 सप्ताह बोले या फिर 42 दिन बोले, उसके अंदर अगर पारित नहीं किया गया दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो उस केस में क्या है कि जो ऑर्डिनेंस है ना वो अपने आप खत्म हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसका ये भी एक कंडीशन है। और अगर इसकी बात करते हैं टाइम पीरियड की, मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड, अधिकतम अवधि क्या है, 6 महीना प्लस 6 सप्ताह। तो ये 6 महीना क्यों कहा गया है, 6 सप्ताह तो चलिए समझ गए ये वाला बात है, लेकिन ये 6 महीना इसलिए कहा गया है क्योंकि 2 सत्र के बीच जो पार्लियामेंट्री सेशन होता है, तो 2 सत्र के बीच जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 6 महीना का होता है। जो मैक्सिमम इंटरवल बोले, डिफरेंस बोले, अंतराल बोले, वो कितना होता है, 6 महीना का होता है। इसलिए 6 महीना प्लस 6 सप्ताह इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक ऑर्डिनेंस का। क्लियर है। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार अध्यादेश ला सकते हैं। राष्ट्रपति पे कोई लिमिट नहीं है कि वो एक ही बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार इतना ही ला सकते हैं, कि जितना बार वो चाहे उतना बार वो अध्यादेश को ला सकते हैं। डिपेंड करता है स्थिति क्या है। ठीक है, अगर वही स्थिति ये वाला बन जाता है कि अनिवार्य कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति कितनी बार भी चाहे, जितनी बार चाहे उतनी बार अध्यादेश ला सकते हैं। ठीक है, अगला कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस ले सकते हैं अध्यादेश को। ठीक है, मतलब अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि सब सिचुएशन नॉर्मल है, पूरा जो स्थिति है वो सामान्य हो गया है, संसद में सत्र भी नहीं चल रहा है, तो उस केस में अगर आप चाहें राष्ट्रपति, तो अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला है कि अध्यादेश का न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा कहने का मतलब है क्या, ज्यूडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब न्यायिक समीक्षा क्या होता है, तो मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था जब हमने आर्टिकल 13 पढ़ा था। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा के केस में क्या होता है कि अगर अध्यादेश जारी हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, और अगर उसमें कुछ ऐसा कानून बन गया जो कि अधिकारों का हनन कर रहा हो, जो मौलिक अधिकार है उसको उल्लंघन कर रहा हो, हनन कर रहा हो, तो उसकी समीक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा जिसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसमें ये चेक करेगा कि जो कानून बना है वो लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। अगला है कि अध्यादेश को आंतरिक रूप से लोकतंत्र के विरुद्ध माना जाता है, मतलब अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। अब ऐसा क्यों माना जाता है, वो ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि होता क्या है कि जो चुनाव होता है उसमें जो हम लोग चुनते हैं, तो हम लोग जो चुनते हैं उसको अधिकार है कानून बनाने का। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो हम जिसको चुनते हैं वो तो छुट्टी पे चला गया। अब राष्ट्रपति को तो हम लोग नहीं चुनते हैं, राष्ट्रपति में क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम होता है, हम लोग राष्ट्रपति में वोटिंग नहीं करते हैं। तो हम जिसको चुनते हैं कानून बनाने के लिए, वो यहां पे कानून नहीं बनाकर कोई और बना रहा है। इसीलिए जो अध्यादेश है इसको लोकतंत्र के विरुद्ध माना जाता है, लोकतंत्र के खिलाफ माना जाता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये था पूरा ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। और सेम मतलब, सेम कहने का मतलब है जो आर्टिकल 213 है वो राज्यपाल के अध्यादेश से है। ठीक है, राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। तो राज्यपाल के केस में भी सेम होता है, जैसे यहाँ पे कोई संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक उसी तरह जब विधानमंडल में कोई सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश लाते हैं। मतलब ठीक नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसी के तर्ज पे ये भी है। ठीक है, तो इसका डिटेल्स चर्चा भी करेंगे जब हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।
तो ये हमारा आज 2 टॉपिक कवर हो गया है, एक वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट और एक ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।